देखो मैंने फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करना ही मैं भूल गई. फाइन. या सेकेंड, हिस्टोग्राफी इन द मेडिवल पीरियड. तो मेडिवल पीरियड में हम लोग ने देखा दैट राज तरंगिनी वाज अगेन द स्टाइल ऑफ राइटिंग. ये अगेन एक बुक थी, कल्हाना जी जो थे उन्होंने लिखी थी, एंड ही डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर इन दैट पर्टिकुलर बुक. राज तरंगिनी जो बुक थी उसमें उन्होंने हिस्ट्री बताई थी कश्मीर की. And he himself says that this is close to the concept of modern historiography. कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने एक्चुअल में रिसर्च करके लिखी है, बट to some extent, like not the entire book is is based on the concept of modern historiography. Kalhana himself says that he wrote this text after critically examining. तो अभी जो आधा पार्ट उन्होंने लिखा है वो कैसे एग्जामाइन किया है, तो जो कॉइन्स मिले थे उनको, जो इंस्क्रिप्शन मिले थे, जो मॉन्यूमेंट्स मिले थे, जो डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स मिले थे, एंड वहाँ के जो लोकल ट्रेडिशंस थे, उनको सबको उन्होंने क्रिटिकली एग्जामाइन किया है, उनके ऊपर रिसर्च किया. he found out whether it was true, genuine or not, and then he had made. कीगन आप क्या कर रहे हो? And then he had made this book Raj Tarangini. Fine. Keegan, remove this red marker which you have drawn. Next. In the medieval Indian, the historians in the courts of Muslim rulers were influenced by Arabic and Persian historiography. Among them, Ziauddin Barani holds an important place. Okay, अभी medieval period में कैसे था, जो historians थे वो मुस्लिम जो कोर्ट्स थे ना उसमें they were influenced by Arabic and Persian historiography. तो पर्शियन क्या होती है, जो बेसिकली अभी हमारी ईरान की होती है वो, एंड अरेबिक लैंग्वेज से वो लोग इन्फ्लुएंस थे. तो वी विल सी. एक मिनट. हाँ, या फाइन. Among them, Ziauddin Barani holds an important place. तो उनमें से एक बरानी जो थे, जियाउद्दीन बरानी, उन्होंने बहुत बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था. इन तारीख ए फिजुर शाही, a book written by him, he has stated the purpose of historiography. According to him, the historian duty is not only limited only to the recording of the rulers' valor and policies of welfare, but he should also write about the rulers' failing and incorrect policies. Okay, तो उन्होंने क्या मेंशन किया, उन्होंने उनकी खुद की बुक थी तारिक ए फिजूर शाही, उसमें उन्होंने हिस्टोग्राफी, he mentioned the purpose of historiography. He is saying that not only the well-beings of kings, कि वो किंग कैसा था, उसका लोगों के साथ लाइक पॉलिटिकल सोशल फैक्टर तो इंक्लूड करो ही, but at the same time he said that you should also include the rulers failing and incorrect policies. कि अगर उनकी कोई ऐसी पॉलिसी है which was not correct and wherein he was biased, और कोई उनका ऐसा रूल होगा जो फेल हुआ, that didn't work well for the people, such things should also be mentioned. ओके, सो उनका बेसिकली मानना क्या था कि सिर्फ किंग की अच्छाइयाँ मत मेंशन करो, बट कभी अगर वो फेल हो गया या कभी उनकी कोई पॉलिसी थी जो वर्क नहीं करी, तो वो सब के बारे में भी आप मेंशन करो. दिस वाज द word said by Ziauddin Barani in his book Tariq-e-Fizul Shahi. Further, he says that a historian should also take into consideration the impact of the teaching of the wise, the learned, and the saints on the cultural life of people. Thus, Barani expanded the scope of historiography. तो उन्होंने और आगे क्या मेंशन किया कि जो वाइज है, जो बड़े लोग हैं, जो लर्नड पीपल है, जो हमारे साधु संत है, उनका जो कल्चरल लाइफ है उसके बारे में भी आप मेंशन करो. सो दिस वाज लाइक, उन्होंने क्या किया, बेसिकली द स्कोप ऑफ हिस्टोग्राफी बढ़ा दिया. कि पहले हिस्टोग्राफी कैसा था, इट वाज लिमिटेड, यू यूज्ड टू राइट अबाउट किंग, उसका पॉलिटिकल सोशल लाइफ, बट नाउ ही इज टेलिंग, इन्होंने यहाँ पे दो चीज मेंशन की है बरानी ने अपनी बुक में, दैट फर्स्ट आपको उनका जो रूलर है उसका अगर कोई फेल पॉलिसी है या इनकरेक्ट पॉलिसी है आप वो भी मेंशन करो. एंड सेकेंड चीज उन्होंने मेंशन की है कि जो वाइज है, जो लर्नड है, जो सेन है, उनके कल्चरल लाइफ के बारे में भी आप मेंशन करो. तो दीज वर द टू थिंग्स सेड बाय
Barani. For the historians in the Mughal courts, praising the emperor and exhibition of loyalty became more important. The customs of adding suitable poetic quotes and beautiful pictures were also introduced. But यहाँ पे देखो, there were few historians जो जिनको ऐसा था कि नहीं, अगर मैं किंग के बारे में लिख रहा हूँ, किंग मुझे पैसे दे रहा है, तो मैं क्या करूँ, मैं सिर्फ उनकी अच्छाई चीजें ही लिखूं. देखो यहाँ पे लिखा है that praising the emperors and exhibition of loyalty became more important. सॉरी फॉर द हिस्टोरियंस इन द मुगल कोर्ट. हाँ, मतलब वही कि जो हिस्टोरियंस थे ना, पर उनको कैसा था, अपन बोलते हैं ना टीचर का चमचा है, वैसे तो वो उनको भी किंग का चमचा ही बनना था. दे जस्ट वांटेड टू पोर्ट्रेट हिज गुड एंड लॉयल्टी पार्ट वैसा. द कस्टम ऑफ एडिंग सुटेबल पोएटिक कोट्स एंड ब्यूटीफुल पिक्चर्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस्ड. तो देखो यहाँ पे वी आर प्रोग्रेसिंग. पहले हम लोग ने इंस्क्रिप्शंस देखे, नहीं, सबसे पहले हम लोग ने राइटिंग्स देखा, फिर इंस्क्रिप्शंस देखा, फिर इंस्क्रिप्शंस में हम लोग ने कॉइन्स पे देखा, मेटल कॉइन्स पे देखा, स्टोन्स पे देखा, फिर हम लोग ने एक्चुअल राइटिंग देखी. अब राइटिंग के बाद हम लोग ने बायोग्राफी देखी, फिर बायोग्राफी के बाद नाउ जो ये था, जो हिस्टोग्राफी था, वो पोएटिक फॉर्म्स में भी आ रहा था और ब्यूटीफुल पिक्चर्स के फॉर्म में भी आ रहा था. तो दिस इज हाउ वी वर प्रोग्रेसिंग स्लोली. Babur, the founder of Mughal Empire, wrote an autobiography entitled Tuzuk-e-Babari. It contains the descriptions of battle fought by him. यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ऊपर लिखा था इन्होंने, बना भट्टा ने, that was दैट वाज बायोग्राफी फॉर किंग हर्ष. उन्होंने हर्ष के लिए बायोग्राफी लिखी थी, बट यहाँ पे बाबर ने खुद की ऑटोबायोग्राफी, मतलब उन्होंने खुद के ऊपर बुक लिखा जिनका नाम था तुजुक ए बाबरी. ओके, कंफ्यूज मत होना, बाबर ने खुद के लिए एक बायोग्राफी लिखी जिनका नाम था तुजुक ए बाबरी. उसमें क्या था, इट कंटेन्स द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द बैटल फॉट बाय हिम, कि उन्होंने जो सारी बैटल्स फॉट की है लाइफ में, जो सब अचीव किया है, उसके बारे में उसमें लिखा था. Babur also recorded his minute observations of various regions and cities traveled by him, including the local economy, customs and flora. तो उसमें उन्होंने battles के बारे में तो describe किया ही था, but at the same time उन्होंने जो उनके areas थे, जो उनका region था, उनका cities था, sorry, उसके बारे में, जो local economy थी, जो वहाँ का customs था, और वहाँ का जो flora मतलब क्या हो जाता है, plants हो जाता है. प्लांट्स, फ्लोरा, फौना, अगेन इट इज अ कॉमन वर्ड, प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो उसके बारे में उन्होंने वापस डिस्क्राइब किया. Abul Fazl's Akbarnama is a very important from the viewpoint of critical historiography. His method of collecting authentic historical documents and the scrutiny is looked upon as devoid of bias and hence realistic. अभी क्या था, अबुल फैजल करके था, उन्होंने अकबरनामा लिखी थी. अकबरनामा मतलब क्या, ये अबुल फैजल ने अकबर के लिए लिखी थी. तो अगेन दिस बिकम्स बायोग्राफी, कि जो अबुल फैजल थे उन्होंने अकबर के लिए अकबरनामा ऐसा एक बायोग्राफी लिखा था, जिसमें उन्होंने क्या क्या डिस्क्राइब किया, क्रिटिकल हिस्टोग्राफी. क्रिटिकल मतलब क्या, अगेन उन्होंने जो सारा लिखा है अकबर के लिए वो एक्चुअली सच है और पूरा रिसर्च करके लिखा है. तो उन्होंने क्या क्या रिसर्च किया था, उन्होंने ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स लिए थे, उनके ऊपर रिसर्च किया एंड फिर अकबर के लिए अकबरनामा करके बायोग्राफी लिखा. And see, यहाँ पे लिखा है scrutiny is looked upon as devoid of bias and hence realistic, कि उन्होंने कोई bias मतलब क्या, बीन पार्शियल या वैसा कुछ, तो पार्शियल वे में कुछ नहीं लिखा है, जो सच है वही मेंशन किया है. यहाँ तक सबको समझ रहा है? Everyone? Yes, ma'am. Yes, रोशन, पीयूष? Yes, miss. ओके, फाइन. भी हम लोग आगे जाते हैं. बखार is an important type of historical document of medieval times. It contains eulogies of the heroes and stories of historic events, battles, lives of great man. अभी बखार करके एक डॉक्यूमेंट था उस टाइम पे which was very important. उसमें क्या क्या था, it contains eulogies मतलब क्या होता है बच्चा लोग, एक होता है मतलब when people write about you but
आफ्टर योर डेथ, वैसे अगर कोई मर जाता है एंड बाद में उनके बारे में जब लिखा जाता है तो दैट इज कॉल्ड एज यूओलॉजीज। सो उसमें बखार करके जो डॉक्यूमेंट था, जो बुक था, उसमें क्या क्या था, जो उस टाइम के सारे हीरोज थे, उनके हिस्टोरिक इवेंट्स, बैटल्स, लाइफ, मतलब क्या बेसिकली जो उस टाइम के जो बड़े हिस्टोरिकल लोग थे उनके बारे में, उनके लाइफ्स के बारे में, उनके इवेंट्स के बारे में उसमें लिखा गया था। बखार वर्ड याद रखना बिकॉज आप लोग को आंसर्स में लिखना होगा इसके लिए। मराठी बखार्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स। अभी उसमें भी कैसे होता था, वी हैड इन मराठी लैंग्वेज एज वेल। Sabhasad Bakhar was written by Krishnaji Anand Sabhasad during the reign of Chhatrapati Rajaram Maharaj. It is an important Bakhar for getting information about the rule of Chhatrapati Shivaji Maharaj. Now, can anyone, if you guys are, history में अगर आपने पढ़ा है तो what do you mean, मतलब छत्रपति राजाराम महाराज कौन थे? शिवाजी महाराज के डैडी। डैडी? ओ माय गॉड, बेटे 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 थे वो। तो सभासद बाखर करके जो या उनके बेटे का नाम था राजाराम महाराज। तो सभासद बखार जो थे ना, तो मतलब उन्होंने सभासद बखार, ये जो कृष्णाजी अनंत सभासद, उनका खुद का नाम से रिलेटेड सभासद, और उन्होंने सभासद बखार ऐसा लिखा। तो आप लोग याद रख सकते हो कि सभासद बखार किसने लिखा, तो कोई किसका नाम तो था सभासद, और उनका फुल नेम क्या था, कृष्णाजी अनंत सभासद। तो उन्होंने सभासद बखार लिखा जिसमें उन्होंने छत्रपति राजाराम महाराज मतलब शिवाजी महाराज के बेटे उनके बारे में लिखा। और अगर वो बुक किसी ने रेफर की ना तो उसको शिवाजी महाराज के टाइम का भी अच्छा खासा इंफॉर्मेशन मिल सकता है, वैसे लिखा है that it is an important bakhar for getting information about the rule of Chhatrapati Shivaji Maharaj. So this was one of the bakhar we have seen, Sabhasad Bakhar, and which was written by Krishnaji Anand Sabhasad. Fine. Next one, Bahu Sahebanchi Bakar. Okay, now Bahu Sahebanchi Bakar, again it is Marathi pronunciation क्योंकि मराठी में लिखा है. It describes the battle of Panipat. तो इससे अपना हिस्ट्री, अभी देखो, अभी कैसे हम लोग ने पहले देखा कि किंग के बारे में वो सब लिखा जा रहा था, बट नाउ दे वर राइटिंग अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स। तो इसमें था, इट वाज रिलेटेड टू शिवाजी महाराज और उनके बेटे। अभी यहाँ पे जो था बाहू साहेबाची बखार, इसमें जो पूरा बैटल ऑफ पानीपत, जो पानीपत का लड़ाई हुआ था, उसके बारे में लिखा था। अनदर बखार एंटाइटल्ड पानीपताची बखार इज ऑल्सो अबाउट द सेम इवेंट। ओके, तो पानीपत के बैटल के ऊपर दो बखार लिखी गई थी। वन वाज बाहू साहेबांची बखार एंड अनदर इज पानीपतची बखार. ओके, होलकरांची कैफियत provides information about the होलकर्स and their contribution to the मराठा रूल. तो उस टाइम पे अगर आपको पता होगा तो होलकर्स करके भी जो फेमस थे, तो उनके ऊपर एक वापस लिखी गई थी बखार, दैट वाज होलकरांची कैफियत. तो उसके ऊपर पूरा होलकर्स और उनका जो मराठा रूल में कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में लिखा था. फाइन, हम लोग ने देखा अब तक बखार इज एन हिस्टोरिकल मेन डॉक्यूमेंट जिसके बारे में हीरो मतलब जो हिस्टोरिकल इवेंट्स है, जो उनके बैटल्स है, उनके लाइफ के बारे में लिखा जाता है. फर्स्ट बखार हम लोग ने देखा सभासद बखार, दैट वाज फॉर आनंद सभासद, दैट वाज रिटन बाय कृष्णाजी आनंद सभासद एंड दैट वाज फॉर छत्रपति राजाराम महाराज. फिर सेकंड वन बाहू साहेबांची बखार एंड पानीपताची बखार, that was for battle of Panipat. And third one we have seen was Holkaranchi Kaifiyat, which was for Holkars and their contribution for Maratha rules. Clear यहाँ तक? Anyone having any doubt? सी मैं इतना बार बार रिपीट कराती हूँ सो दैट आप जब चैप्टर पढ़ रहे हो उसी में आपका आंसर्स हो जाए. दैट इज माई मेन, that is why I keep repeating things. Fine. Next, Bakhars can be divided into various types such as biographies of king, dynastic history, description of events, history of a sect, autobiographies regarding grievances based on mythologies and state administration by a king. तो ऊपर हम लोग ने देखा कि बखार में खाली क्या क्या इन्वॉल्व करते थे, हिस्ट्री इवेंट हो गया कि हिस्ट्री का कोई बैटल हो गया या कोई ग्रेट पर्सनालिटीज थे उनका लाइफ के बारे में. बट फिर बखार का भी स्कोप बढ़ा, उसमें आप किंग का
सा बायोग्राफी ऐड कर सकते हो, या कोई डायनेस्टी है पूरा रूल है तो वो आप ऐड कर सकते हो, कोई इवेंट्स ऐड कर सकते हो बायोग्राफी। सो अगेन दिस इज लाइक इंक्रीज इन स्कोप ऑफ बखार्स के, इसमें भी ये सारे फैक्टर्स में भी आप बखार्स लिख सकते हो। फाइन, हम लोग ने एंशिएंट पढ़ा, हम लोग ने मेडिवल पढ़ा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चा लोग? नो मिस। ओके फाइन, नाउ विल स्टार्ट विथ मॉडर्न पीरियड। ओके, 20th सेंचुरी, अभी तक हम लोग बिफोर क्राइस्ट वाला देख रहे थे, अब हम लोग मॉडर्न सेंचुरी पे आ जाएंगे। इन द 20th सेंचुरी, सेंचुरी 100 years हो जाता है। पहले किसी ने बच्चा ने बोला ना कि मिलेनियल इज 100, सो मिलेनियल इज 1000 एंड सेंचुरी इज 100 वैसा। सो इन द 20th century the Indian archaeological exploration and research started under the British rule. A number of ancient sites were excavated under the supervision of Sir Alexander Cunningham, the first Directorial General of Archaeological Survey of India. अभी हम लोग बोलते हैं कि ब्रिटिश लोगों ने आके दे जस्ट प्रेशराइज किया एंड लोगों को परेशान किया, बट कोई कोई काम ऐसे थे जो उन्होंने अच्छे किए थे। जैसे दिस वाज वन ऑफ देम, कि उन्होंने क्या किया था, जो हमारे पहले के जो अभी जैसे हम लोग ने ऊपर पढ़ा, आगे मैं बताती हूँ, हम लोग ने ऊपर पढ़ा कि हम लोग ने ये निकाला, क्या निकाला, हरप्पन सिविलाइजेशन के इंस्क्रिप्शंस निकाले। तो वो कभी पता चला था, ये पीरियड में 20th सेंचुरी में पता चला था। तो किसने ये काम स्टार्ट करवाया? जो उस टाइम पे हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे था इंडिया का, मतलब क्या आर्कियोलॉजिकल का मीनिंग मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था? व्हाट डू यू मीन बाय आर्कियोलॉजी? स्टडी ऑफ अरे इंस्क्रिप्शंस। या, तो ये जो हमारे मतलब इंडिया के उस टाइम पे कैसा था, वी वर इन द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल, राइट? तो उसमें हेड कौन था? ब्रिटिशर ही रहेगा कोई। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम उस टाइम पे हेड थे, ही वाज डायरेक्टर जनरल, एंड उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि जो सारे हमारे पहले के आर्कोलॉजिकल ये चीजें हैं उनको आप एक्सप्लोर करो और उसके ऊपर रिसर्च करो। तो उस टाइम पे इनके ऑर्डर से, सर अलेक्जेंडर कनिंघम के ऑर्डर से, हमारे जो पहले के आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन थे उसके ऊपर रिसर्च किया गया था। ही चूज मेनली द साइट्स मेंशन इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट फॉर दिस पर्पस। तो अभी उसको भी तो पता नहीं रहेगा ना कि कौन सी साइट को एक्सप्लोर करना है। तो उस टाइम पे जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट करके हम लोग को हिस्ट्री का सोर्स मिला था, उसमें बताया था कि आप लोग वो सारे टेक्स्ट, उसको हरप्पन सिविलाइजेशन वाले जो टेक्स्ट मेंशन किए थे ना, मतलब उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि ये प्लेसेस में यू हैव आर्कोलॉजिकल सोर्सेस। तो वो फिर उन्होंने एक्सप्लोर किए थे। Harappan civilization was discovered during the tenure of Sir John Marshall. Because of this discovery, the antiquity of Indian history could be traced to 3rd millennium BC or even earlier. तो अभी जो अपन ने ऊपर स्टार्टिंग में देखा कि हम लोग को तो राइटिंग्स 3000 ईयर पहले से ही आती थी। तो ये बात हम लोग को कब पता चली थी? अभी मॉडर्न में, जब 20th सेंचुरी था, जब इन्होंने ऑर्डर दिया और फिर हम लोग को ये राइटिंग्स मिले थे इसका, हरप्पन सिविलाइजेशन का। यहाँ पे लिखा है देखो, जो हम लोग ने पहले पढ़ा ना, ट्रेस टू 3rd मिलेनियम बीसी। तो ये पीरियड में हम लोग को पता चला कि हम लोग को तो राइटिंग्स पहले से आती थी। समझ रहे हैं सबको? एवरीवन यस इज मिस। गेटिंग? या, फाइन। Next, many British officials in India wrote about Indian history. Their writings display strong influence on the colonial policies of British. अभी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ही थे हम लोग पे ऊपर रूल करने वाले, तो ये लोग इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखते थे। अभी वो लोग को कितना पता होगा? जितना वो लोग आए, जितना उन्होंने रूल किया, उतना ही पार्ट उनको पता है, पहले का तो उनको कुछ पता नहीं है। तो ये लोग किसके ऊपर ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे? कॉलोनियल पॉलिसीज। कॉलोनियल पॉलिसी अगेन उन्होंने ही लाई थी, ब्रिटिशर्स ने लाई थी। कॉलोनियल पॉलिसीज क्या थी कि कॉलोनीज में, मतलब उन्होंने जो कॉलोनीज फॉर्म किए थे वही, तो वो लोग उसके ऊपर ज्यादा प्रेशराइज करते थे, बट दैट वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री, राइट? तो अभी हम लोग आगे देखते हैं कि क्या हुआ।
Three volumes of the history of British India written by James Mill were published in 1817. तो ये जेम्स मिल, आप इनका पिक्चर देख सकते हो. इन्होंने कौन सा बुक लिखा? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ओके, उन्होंने लिखा ब्रिटिश इंडिया का हिस्ट्री, और उन्होंने कितना पार्ट्स इसका निकाला? 3 वॉल्यूम्स. 3 वॉल्यूम्स मतलब उसका 3 पार्ट्स. This was the first book on the Indian history written by a British historian. ठीक है, तो ये ब्रिटिश हिस्टोरियन थे और इन्होंने हमारे हिस्ट्री पे पहली बुक लिखी थी. क्या नाम था बुक का? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. It clearly reflects an absence of objective perspective and prejudice about various aspects of Indian culture. Okay, तो इन्होंने क्या इसमें किया? He clearly reflects an absence of objective perspective and prejudice. Prejudice मतलब क्या होता है बच्चा? एक assumption कि मैंने और किसके ऊपर? Aspects of Indian culture. कि मैंने एक assumption कर लिया कि उस टाइम पे we had sati, we had child marriage, right? तो ये सारा हमारा इंडियन कल्चर में गिना जाता था. तो इन्होंने असम्पशन कर लिया कि ये सारे जो कल्चर है उसके बारे में उन्होंने इंडियन हिस्ट्री में मेंशन किया. वैसा और सारे फैक्टर्स तो नहीं, मतलब जो ऐसा भेदभाव वाला या समथिंग लाइक दैट जो इतना अपना, या भी कैसे चाइल्ड मैरिज एंड ये जो हो गया विडो एंड वो सब सती वाला प्रथा, दैट वाज नॉट लॉजिकल, राइट? तो जो इलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स थे ना अपने, वही उन्होंने अपने बुक में मेंशन किया. यहाँ पे वही लिखा है दैट लिटरली देयर वाज एन एब्सेंस, कि जो हमारा एक्चुअल इंडियन कल्चर कैसा है वो तो उन्होंने मेंशन किया ही नहीं था. द हिस्ट्री ऑफ इंडिया रिटन बाय माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, नाउ मुंबई, was published in 1841. तो अगेन और एक बुक लिखी गई थी. पहली बुक थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया. ये हमारी फर्स्ट बुक थी जो एक ब्रिटिशर ने हमारे इंडिया हिस्ट्री पे लिखा था. फिर अनदर बुक वाज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ये भी माउंट स्टुअर्ट एल्फिस्टन, अगेन ये कोई पहाड़ का था फॉरेनर, उसने हमारे ऊपर लिखा था. The period of Maratha Empire is very important in Indian history. Grand Duff name stands out among the British officer who wrote about Maratha history. He wrote the book entitled A History of Marathas. This book is published in 3 volumes. Okay, तो वही हो रहा था कि बाहर के ब्रिटिशर्स हमारे इंडियन हिस्ट्री पे लिख रहे थे. तो अगेन देयर वाज ग्रैंड डफ करके एक थे, उन्होंने मराठा एम्पायर के बारे में लिखा. उनकी बुक का नाम क्या था? अ हिस्ट्री ऑफ मराठास. एंड अगेन दिस वाज in 3 parts. Volumes is part. So this book is published in 3 parts. Grand Duff's writing also shows the British inclination of condemning Indian culture and history. Similar tendency is witnessed in colonial Todd's writing about Rajasthan history. The 2 volumes written by William Wilson Hunter on India history shows a somewhat impartial treatment of the subject. ये लोग क्या कर रहे थे कि impartial मतलब एक्चुअली जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, उसको वो लोग फॉलो कर ही नहीं थे. उनको क्या, उनका जो अजम्पशन है वही वो लोग लिख रहे थे. दे वर नॉट वेरीफाइंग दैट वेदर इट वाज ट्रू और नॉट. तो यहाँ पे भी वही लिखा है. सी कि ग्रैंड डफ ने भी जो बुक लिखी, अगेन उसमें कैसा था? इट वाज इंक्लिनेशन ऑफ कंडेमनिंग इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री. दैट वो अपने बेनिफिट में नहीं लिख रहे थे, बट इट ही वाज जस्ट डिग्रेडिंग आवर कल्चर एंड हिस्ट्री. अगेन कॉलोनियल टोड ने भी एक बुक लिखी थी राजस्थान हिस्ट्री पे, उसमें भी वही बताया था दैट ही वाज नॉट एक्चुअली शोइंग द इंडियन कल्चर, बट अगेन वो उसको डिग्रेड या डिमोटिव मतलब डिग्रेड ही कर रहे थे वैसा. The 2 volumes written by William Wilson Hunter on Indian history also shows impartial treatment of the subject. के एक्चुअल में जिसके बारे में इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखना है उसमें उन्होंने impartial treatment मतलब क्या एक्चुअल वे में जेन्युइन नहीं लिखा, जो मेन हमारा कॉन्सेप्ट है वो. Nilkant Janardar Kirtane and Vishwanath Kashinath Rajwade were 2 Indian historians who took upon the task of exposing the limitation of Grand Duff writing. तो यहाँ पे हम लोग ने देखा ग्रैंड डफ ने कौन सी बुक लिखी? मराठा एम्पायर पे, अ हिस्ट्री ऑफ मराठास. तो ये बुक में जो उन्होंने मैंने जैसे बताया गया, ही एक्चुअली डिडंट मेंशन कि जो मराठा पीरियड कैसा था वैसे, बट उन्होंने बहुत इम्पार्शियल वे में, सब बायस वे में लिखा था उसके बारे में. तो हमारे 2 हिस्टोरियंस ऐसे थे, नीलकंठ जनार्दन कीर्तने एंड विश्वनाथ काशीनाथ राजवड़े. उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो ग्रैंड डफ ने बुक लिखी है उसमें लिमिटेशन मतलब क्या, खाली जितना लिमिटेड उनको लिखना था खुद के बारे में या उनके
के रूल के बारे में, या कैसे इंडियन इतना अच्छा नहीं है, जितना लिमिटेड उन्होंने लिखा है वो हम लोग एक्सपोज करेंगे, और हम एक्चुअल में क्या मराठा रूल है वो लिखेंगे। तो ये दोनों ने डिसाइड किया। समझा यहाँ तक Yes, miss. Yes, miss. एवरीवन? Yes, ओके, miss. अभी हम लोग देखेंगे इंडियन हिस्टोग्राफी। अभी तक हम लोग ने देखा कि बाहर के लोग आके इंडिया की हिस्ट्री के बारे में लिख रहे थे, ब्रिटिशर्स आके लिख रहे थे। अभी हम लोग इंडियन हिस्टोग्राफी देखेंगे एंड व्हाट ऑल आइडियोलॉजीज वी हैव। ठीक है, तो फर्स्ट इज कॉलोनियल हिस्टोग्राफी। एज द नेम सजेस्ट, जो कॉलोनी वाला सिस्टम था ब्रिटिशर्स का, उसके ऊपर हिस्टोग्राफी कैसे है वो। So the early scholars who studied and wrote Indian history were mainly British officers and Christian missionaries. As I said कि जो इंडियन हिस्ट्री के ऊपर लिख रहे थे वो सब या तो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे या बाहर के लोग थे, हमारा कोई इंडियन लिख नहीं रहा था। The prejudice is clearly reflected in the way some of them have ridiculed Indian culture. See, जो मैंने बोला prejudices assumption, के उनका जो assumption है इंडियन कल्चर पे वही उन्होंने लिखा था, एंड वो क्लियरली रिफ्लेक्टेड था, मतलब क्लियरली दिख रहा था। Their writings were used to justify the colonial British rule. बराबर, उन्होंने इस हिसाब से लिखा था कि जो colonial rule उन्होंने बनाया है वो उनको justify कर रहे थे कि हाँ भाई हमने ये colonial rule बनाया और ये valid है, बस उसको ही वो justify कर रहे थे। Indian history के बारे में कुछ उन्होंने लिखा नहीं था। The 5 volumes of Cambridge History of India, published during 1922 to 1937 CE, are distinct example of colonial history. और फिर उन्होंने बुक भी लिखी थी कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसके 5 पार्ट्स थे, एंड उसमें उन्होंने सिर्फ कॉलोनियल हिस्टोग्राफी पे लिखा है। फाइन, दिस वाज शॉर्ट एंड स्वीट। कॉलोनियल हिस्टोग्राफी मतलब क्या, कि जो उनका खुद का कॉलोनी पॉलिसी था उसके बारे में उन्होंने लिखा था, एंड लिटरली दिख रहा था कि वो लोग ने सिर्फ अपना अजम्पशन लिखा है इंडियन कल्चर पे। नाउ वी हैव ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी। नाउ व्हाट इज ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी, वी विल सी। Many European scholars felt curious about civilization and countries of the East. Some of those scholars felt admiration and respect for them. These scholars were known as Orientalists. तो अभी हम लोग ने देखा कि ब्रिटिशर्स आके हमारे इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिख रहे थे, बट यूरोपियन स्कॉलर्स ऐसे थे, मतलब हमारे यूरोपियन साइड में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स थे जो एक्चुअली क्यूरियस थे हमारा कल्चर जानने के लिए, हमारा सिविलाइजेशन जानने के लिए, एंड दे फेल्ट के हम लोग वहां पे जाके उसके बारे में रिसर्च करें, एंड दी स्कॉलर्स वर नोन एज ओरिएंटलिस्ट। ओके, अभी उसके बारे में आगे देखते हैं। The Orientalists studied the similarities between Sanskrit and some of the European languages. They focused more on Vedic tradition and Sanskrit literature. तो सी ये ओरिएंटलिस्ट कौन थे, जो बाहर के स्कॉलर्स थे एंड जिन्होंने आके हमारे सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी किया, हमारे कल्चर के बारे में स्टडी किया, और फिर दे केम टू अ कंक्लूजन वेरिन ऊपर हम लोग ने देखा दैट ब्रिटिशर्स वो लोग क्या कर रहे थे, बस अपना अजम्पशन लगा रहे थे। सो सी ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी इज एक्चुअली अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राफी के वो लोग लिखने से पहले दे वर रिसर्चिंग, दे वर मेकिंग श्योर के सच में वो जेन्युइन है या नहीं। सी यहाँ पे लिखा है दे स्टडीड संस्कृत जो हमारी लैंग्वेज है एंड अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस, एंड फिर उन्होंने वैदिक ट्रेडिशन पे स्टडी किया, संस्कृत लैंग्वेज पे स्टडी किया। The studies resulted into the formulating the notation of an ancient language that could be the mother of all Indo-European languages. And finally they came to a conclusion कि संस्कृत एक ऐसी language है जो mother of all Indian European language है। मतलब क्या, उस language से बाकी सारी languages relatively आई है, जैसे हिंदी है तो वो भी somewhat inspired होके संस्कृत से आई है वैसे। So it is a mother language. तो इन्होंने क्या किया, दे एक्चुअली केम, दे रिसर्च एंड देन दे कम टू अ कंक्लूजन वेरिन ऊपर हम लोग ने देखा ब्रिटिशर्स दे वर जस्ट गिविंग देयर assumptions. समझा यहाँ तक एवरीवन? Yes, ma'am. सिद्धेश, रोशन, तनिष्का, Yes, miss. वैशाली? Yes, miss. Yes, miss. Yes, miss. Okay. In 1784, Sir William Jones founded Asiatic Society in Calcutta. It opened the doors for research in ancient India and
लिटरेचर एंड हिस्ट्री। तो अगेन सर विलियम जोन्स उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर के ही थे, पर उन्होंने कोलकाता में एक एशियन सोसाइटी निकाली थी जिसके थ्रू अगर किसी को इंडियन लिटरेचर और हिस्ट्री पे रिसर्च करना है तो वो वहां पे कर सके। तो वही एक चीज है कि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने आके सब ये किया, बट कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स भी किए, तो वही अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन किए। Among the Orientalist scholars, Friedrich Max Muller deserve a special mention। तो अभी ये जो ओरिएंटलिस्ट हिस्टोग्राफी पढ़ा हम लोग ने, जो बाहर के स्कॉलर्स आके हमारे बारे में पढ़ रहे थे, out of which one was Friedrich Max Muller। अभी इन्होंने क्या किया हम लोग देखते हैं। In his opinion, Sanskrit was the most ancient language of the Indo-European languages। He was deeply interested in Sanskrit literature. He first translated the Sanskrit text of Hitopadesh. He was the editor of 50 volumes of the sacred books of the East। तो उन्होंने क्या किया, उनके हिसाब से संस्कृत was the most interested language, एंड उनको बहुत इंटरेस्ट था संस्कृत के लिटरेचर में। तो उन्होंने जो सॉरी he first translated the Sanskrit text of हितोपदेश। तो जो हितोपदेश करके एक बुक था उसको उन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट किया, उतना उनको संस्कृत में इंटरेस्ट था। He was the editor of 50 volumes of the Sacred Books of East। तो Sacred Books of East करके एक बुक था, उसके उन्होंने 50 पार्ट्स निकाले। सो अगेन वो उनके एडिटर थे। ही ऑल्सो कंपाइल्ड ऋग्वेदा विच हैज बीन पब्लिश्ड इन 6 वॉल्यूम्स। तो ऋग्वेदा करके जो बुक था उनको भी उन्होंने वापस संस्कृत में ट्रांसलेट किया, एंड सॉरी जर्मन में ट्रांसलेट किया। यहाँ पे लिखा है देखो, ही ट्रांसलेटेड ऋग्वेदा इन जर्मन, वैसा। Lately, Edwards said, a scholar who has re-evaluated the Orientalist writings has thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholars। वो क्या बोल रहे हैं, evaluated the Orientalist writings has thrown light on imperialistic interest of Orientalist scholars। imperialistic interest मतलब क्या हो गया? Anyone with any idea what do you mean by imperialistic interest? खुद के मन से क्या लगता है, क्या हो सकता है? More interest in things. More interest in things, okay, anyone else? मैं थोड़ा भी ये करती हूँ, what do you say, word to word रखते, बिकॉज मैं ना ऐसा कंटिन्यूस बोल रही हूँ ना, फिर मेरे को ये होता है। एनीवन, और क्या हो सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंपीरियलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी? इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट, कुछ आइडिया अपने अजम्पशन से? मैम इंटरेस्ट हाँ बोलो बोलो। या कौन बोल रहा है? कीगन, हाँ बोलो ना बच्चा। मैम इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट्स को इंपीरियलिस्टिक नहीं बोलते। एनीवन एल्स? कभी वर्ड कोई देखा होगा तो? Authority of empire. ऑथोरिटी ऑफ एम्पायर, ठीक है, काइंड ऑफ बोल सकते हैं। तो बेसिक क्या हो गया कि ये सारे जो राइटिंग्स है ना, दैट थ्रो लाइट ऑन इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट ऑफ ओरिएंटल स्कॉलर्स। कि ये लोग पहले कैसे, अभी नाउ दे गॉट टू नो के या ये सारे फैक्टर्स जैसे किंग हो गए, जैसे इसने बोला ऑथर, एक ऑथर, या ये बोल सकते हैं मतलब क्या, कि अभी उनको आइडिया मिला, स्कोप मिला कि ठीक है ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स में भी वी कैन, वी हैव डिफरेंट स्कोप। के अभी तक हम लोग सिर्फ संस्कृत का पढ़ रहे थे, बट नाउ वी कैन स्टडी अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइम का किंग, उनका किंगडम वैसा। तो इंपीरियलिस्टिक इंटरेस्ट वैसा, समझे सबको? Yes, miss. फाइन। अभी नेक्स्ट है नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी।
ओके ओके, नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, अभी ये क्या है? द राइटिंग्स ऑफ इंडियन हिस्टोरियंस हु वर ट्रेन्ड इन द ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम शो एन इंक्लिनेशन टू रिस्टोर द प्राइड इन द एंशिएंट ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड द सेल्फ एस्टीम ऑफ इंडियन रीडर्स। के अभी जो इंडियन हिस्टोरियंस थे जिन्होंने ब्रिटिश के अंडर अपना पढ़ाई कर रहे थे, मतलब एजुकेशनल सिस्टम के थ्रू उनको पता चल रहा था, बट नाउ दे वर दे हैड दिस क्यूरियोसिटी कि भाई हम हमारे इंडियन हिस्ट्री को पढ़े, एंड क्यों ना हम इंडियन रीडर्स या खुद अपने हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन निकाले वैसा। द राइटिंग्स आर नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। मतलब क्या हो गया नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी? ये देखा हम लोग ने, ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी क्या था, बच्चा लोग बाहर का कोई स्कॉलर आके हमारे मतलब इंडियन कल्चर के बारे में लिख रहा था, बट नेशनलिस्ट एज द नेम सजेस्ट कि खुद के नेशन वाला वैसे। तो अभी यहाँ पे क्या था, जो खुद इंडियन हिस्टोरियंस थे, जो स्कॉलर्स थे उस टाइम पे, वो राइटिंग्स लिखते थे एंड उसको बोलते थे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। समझा फर्क ओरिएंटलिस्टिक और नेशनलिस्टिक में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, क्या होता है फर्क, मुझे कौन बोलेगा? लेट मी आस्क हीत, आप बोलो क्या है फर्क ओरिएंटलिस्टिक और नेशनलिस्टिक में? Miss, old history ओरिएंटलिस्ट, हाँ। and nationalistic हाँ, में फर्क क्या है? ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट? Miss, nationalistic historiography means about our Indian readers. एंड ओरिएंटलिस्ट में क्या हो गया? Miss, other countries. Yeah, see, you were somewhat close to the answer. Orientalist में we have seen that there were European scholars, बाहर से कोई scholars आके हमारे इंडियन कल्चर के बारे में पढ़ता था, बट नेशनलिस्टिक में क्या है, खुद के इंडियन हिस्टोरियंस जो है खुद के ही कंट्री के, वो अपने इंडियन हिस्ट्री के बारे में लिखते थे वैसा। इसमें किसका बड़ा कंट्रीब्यूशन था? द राइटिंग्स आर नोन एज, दीज राइटिंग्स आर नोन एज नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी, के उन्होंने जो खुद इंडियन हिस्टोरियंस है उन्होंने जो राइटिंग्स लिखे हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंडियन सॉरी नेशनलिस्टिक हिस्टोरियोग्राफी। अब क्या है, अब सिद्धेश सो के पढ़ रहा है, ओ माय गॉड। देखा हम लोग ने, ऑन किया आपने कैमरा तभी। चलो तो कोई नहीं, just give me 1 minute. Yeah, nationalistic history, एक ही मिनट। Yeah, these nationalistic writings in Maharashtra were inspired by Vishnu Shastri Chiplunkar. Okay, तो जो विष्णु शास्त्री चिपलुनकर थे, इन्होंने, अभी हम लोग ने बोला हमारे इंडियन हिस्टोरियंस ही होते तो नाम भी वैसे ही होंगे। विष्णु शास्त्री चिपलुनकर, इन्होंने महाराष्ट्र में इंस्पायर्ड किया था हिस्टोरियोग्राफी करने के लिए। ही क्रिटिसाइज द प्रिजुडाइज हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया रिटन बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स। देखो, जो ब्रिटिश ऑफिसर्स ने खुद का अजम्पशन बना के जो हिस्ट्री लिखा था उसको इन्होंने क्रिटिसाइज किया, उसको उन्होंने गलत प्रूफ किया। द नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ट्राई टू सीक द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और इन्होंने जो एक्चुअल में हमारा ब्यूटी है इंडिया क्या, उसके बारे में बताया। किसने? हमारे नेशनलिस्टिक हिस्टोरियंस ने। They are at a time blamed for ignoring the critical analysis of the historical truth. महादेव गोविंद रनाडे, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, विनायक दामोदर सावरकर, राजेंद्र लाल मिश्रा, रमेश चंद्र मजूमदार, काशी प्रसाद जायसवाल, राधा कुमुद मुखर्जी, भगवान लाल इंद्रजी, वासुदेव विष्णु मिराशी एंड आनंद अनंत सदाशिव Altekar are the names of some renowned scholars among the nationalist historiography. तो ये भी नाम आप लोग सब याद रखना। एक तो इजी है अपने, दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, फिर एक है राजेंद्र लाल मिश्रा, क्योंकि 3-4 के एग्जाम्पल्स तो आपको देने पड़ेंगे। सॉरी, गोपाल भंडारकर भी इजी है। हाँ, तो ये ऐसे इजी इजी नाम क्या आपको एग्जाम्पल में देने के लिए काम आता है ना बच्चा लोग, इसके लिए तो ये ऐसे नाम याद रखना। आनंद सदाशिव अल्टेकर, ऐसे सारे मैम सिंपल से।
ठीक है, अब